तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 2025 जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या महत्वपूर्ण परिभाषा वो 5-5 नंबर ले आज वीडियो को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे 5-5 नंबर। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड वेव, इसका दूसरा नाम क्या है, नैनर समीकरण। बात एक ही है, मुझे पता है आपको आ रहा है, लेकिन करना क्या है, रिविजन कर लेना है। अगर और दोस्तों के पास शेयर कर देना है, जो बच्चे को नहीं आ रहा है उनको कुछ सहयोग मिल जाए। ठीक, शेयर वगैरह जरूर कर देगा यार, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड वेव जिसका नाम क्या है, दूसरा नैनर समीकरण। तो लिखा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड वेव। इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या फिर नैनर समीकरण कहते हैं। बात एक ही है, पूरा 5 नंबर में आता है, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि आप लोग समझ जाओ। ठीक, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन log 1/m का घात n प्लस क्लोज। ये रहा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखा है शून्य कोट की अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात की जाए, देखिए पहली बात तो ये 5 नंबर में आता है और IMP मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के देता हूँ, ये आएगा जरूर, 5 नंबर में आता है। ठीक, पूरा व्यंजक सहित। तो लिखना क्या है, वह अपक्रिया जिसकी प्रकृति होता है शुरुआत में, प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं या फिर कहलाती है। उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग, H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बन गया 2HCl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जरूर लिख देना ऊपर, सूर्य के प्रकाश है ना, डैश मार के, H2 और प्लस Cl2 से मिलकर क्या बन गया 2HCl। चलिए आप क्या करना है, शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है, बहुत जरूरी है। व्यंजक में क्या करना होगा उसको देख लीजिए। जब आपने हेडिंग डाल लिया शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, अब इसके अंदर क्या लिखना है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। ठीक, जहाँ x क्या है अभिकारक है, a क्या है कि a की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर सर बताऊंगा और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन का उदाहरण देकर समझाइए। वास्तविक विलयन क्या है, कोलाइड विलयन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर की बात की जाए तो वास्तविक विलयन यह एक समांग तंत्र है, जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिखा क्या है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलय के कण या कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरिया, चीनी। ठीक, है कोलाइड विलयन। जी हाँ, अब इसके अंदर क्या कहना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। देखो वास्तविक विलयन में कैसा तंत्र था, समांगी तंत्र था, मतलब समांग लिखा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है यह एक विषमांग तंत्र है। कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और विलय के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अतः इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। उदाहरण की बात की जाए तो गोंद, जैसे कि जिलेटिन, कामा इत्यादि। ये रहा उदाहरण आपका, यानी गोंद हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ये रहा कोलाइडी विलयन। तो वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण देकर लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। तो वास्तविक विलयन का हेडिंग लिख करके आपको पूरा लिख देना है, कोलाइडी विलयन लिख करके जैसे लिखा है ऐसे आपको हेडिंग लिख देना है, तब यहाँ से आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो भी आंसर से बताऊंगा। हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पेप्टिकरण। जी हाँ दोस्तों, पेप्टिकरण कैसे कहते हैं, पेप्टिकरण को परिभाषित कीजिए उदाहरण दे करके। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाएगा। आंसर की बात की जाए तो पेप्टिकरण की विधि स्कंदन की बिल्कुल विपरीत होती है। वही लिखा है कि पेप्टिकरण की विधि स्कंदन की विपरीत होती है। अब रही बात कि सर स्कंदन बता दीजिए, स्कंदन भी बताऊंगा, पूरा देखो। तो पेप्टिकरण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक, ये 3 नंबर में आता है। जैसे कि FeOH का होल था, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको 20 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न
20 महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर वाली चाहिए, 20 क्वेश्चन आंसर सही चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक लगाया हूँ, डिस्कशन बॉक्स जिसे बोलते हैं, एक बार जाके जरूर चेक करना। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही केमिस्ट्री का है, वो भी सब आंसर सहित, जैसे कोलराउस के नियम, रावल्ट के नियम, हेनिंग नियम, गॉस के नियम, है ना, जो भी है तुम्हारा रेडाक्स विभव, टेंडल प्रभाव, स्कंदन, है ना, जो भी है पूरा ए से लेकर जेड तक, यानी पूरी केमिस्ट्री निचोड़ लगा दिया हूँ। तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक, समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर लिखिए या उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, तो प्रत्येक को एक एक उदाहरण दीजिए। तो आपको हेडिंग क्या डालना होगा, द्रव स्नेही कोलाइड। जी हाँ दोस्तों, इसमें हेडिंग आपको डालना होगा द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर लिखना क्या है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए, जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। अब इतना आप करते हो, इसके बाद आपको डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि द्रव स्नेही तो आपका आगे वाला हो गया, अब पीछे डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड। अब उसके अंदर क्या लिखना है, द्रव विरोधी कोलाइड हेडिंग पड़ गई, उसके अंदर लिखना क्या है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का होल थ्राइज, धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइज, इतना आपको कर देना है। चलिए अब हम बात करता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है लीगेंड। जी हाँ सो, ये भी पूरा 3 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में ही आता है। लीगेंड कैसे कहते हैं, ठीक, परिभाषित कीजिए एग्जाम्पल सहित देकर या उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखना क्या है, वह आयनिक स्पीसीज, ये चीज़ जरूर लिखना है, स्पीसीज, ठीक, जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लीगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे K4FeCN6 में Cn- के आयन लीगेंड है, क्योंकि यह संकर में Fe डबल पॉजिटिव आयन से लीगेंड जुड़ा है। अगर आपको नहीं आता रहेगा वहाँ पर, तब भी लिखना है, चाहे गलती लिखो जरूर, ठीक, ध्यान रहे सही आंसर का ज़्यादा अच्छा खासा नंबर मिलता है। जैसे 3 नंबर तो पूरा 3 के तीनों नंबर मिल जाए। अगर आप गलत लिख करके आते हो तो 2 नंबर या 2 नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अगर राइटिंग अच्छी है तब 2 नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा सही लिखते हो 3 नंबर पूरा हकदार हो, ठीक। तो ध्यान रहे, सही ज़्यादा विश्वास करना है। तो करना क्या है, इसको याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए नियम। जी हाँ दोस्तों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी केमिस्ट्री की बादशाह है। जी हाँ दोस्तों, लिखा क्या है, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इससे हम कोलराउस के नियम कहते हैं, ठीक। ये रहा क्या, एम लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक। ये लेमडा n प्लस इन्फाइनाइट यानी अनंत प्लस लेमडा n माइनस के इन्फाइनाइट, जहाँ n प्लस क्या है धनात्मक संख्या है, n माइनस क्या है ऋणात्मक संख्या है। अनुप्रयोग की बात की जाए तो पहला अनुप्रयोग लिखना है कि अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर लिखना है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना, यानी कि कोलराउस नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 5 नंबर में आता है, पूरा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोलराउस के नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, कम से कम 2 या 3 अनुप्रयोग। तो इतना अनुप्रयोग लिख देना है, अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर लिखना है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो अब आपको हेडिंग डालना है राउल्ट के नियम। जी हाँ सो, नियम के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं, है ना। P बराबर P0A प्लस P0B XB, है ना। इसका सीमाएं क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, पहले ये सुन लीजिए। राउल्ट के नियम लिखिए तथा इनकी सीमाएं लिखिए, या 2 या 3 सीमाएं तो बोला जाएगा, कंपलसरी है 2 सीमाएं। तो लिखना क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1 क्या लिखना है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है, NTP पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए, ठीक। यानी कि आप NTP फुल फॉर्म करता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जो कि इतना जरूरी नहीं कि वहाँ पर फुल फॉर्म लिखना, ठीक। लेकिन आप समझ लो बेसिक तौर पर नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर यानी कि सामान्य ताप दाब, वहाँ लिखना नहीं नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, यानी खाली इतना लिख देना, वहाँ पर NTP पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए, बस, ठीक। इतना शॉर्टकट, ज़्यादा वहाँ इसको मत लिखना है, इसका फुल फॉर्म है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको बता दिया जा रहा है जानकारी के लिए बस। चलिए अब हम बात करता हूँ इसके बाद वाला क्वेश्चन।
उसने लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, अब इसका शुद्ध आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी के नियम किसे कहते हैं, है ना, परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसे या फिर इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। ठीक, एम समानुपाती पी, जब समानुपाती निशान हटेगा तो बराबर लग गया है, यानी एम बराबर के पी। एम क्या है तो यह आपकी घुली हुई गैस की मात्रा, के क्या है तो भैया समानुपाती स्थिरांक है, पी क्या है साम्य पर गैस का दाब। यानी हेनरी के नियम कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, जो कि मैंने बता दिया। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करता हूँ 10वां नंबर, जिसका नाम क्या है, स्कंदन। आपको हेडिंग क्या करना है, स्कंदन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है। आंसर क्या लिखना है, स्कंदन पर टिप्पणी आएगा। ठीक, देखिए लिखना क्या है, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो स्कंदन की विधियाँ लिख देना है। नंबर 1 लिखना है, उबाल करके, ठंडा करके, विद्युत अपघट को मिला करके। ये पूरा 5 नंबर में आ गया, इसमें कोई संकोच नहीं है। ये भी बता दो ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर जरूर कर देना है। और सबसे जरूरी चीज़ मेरे लिए क्या है कि वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं देखकर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।